नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अनूप, अनुभव, सम्राट, सतीश, प्रांजल, मार्शल, हरीश, अमन, फयाज, गिलशन, रोहित, हर्षवर्धन, अंशु, खुशी, जयपाल, उसके बाद शीतल, सागर, सत्या, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्यापकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। प्यारे प्यारे से बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रही थी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में हमने कल पढ़ा था आपका आर्टिकल नंबर 62 और 65। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी बेटा कि आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 71, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों से रिलेट करता है ये आर्टिकल। कहा जाता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब इलेक्शन, निर्वाचन में विवाद होने पर, विवाद मतलब डिस्प्यूट में विवाद होने पर निर्णय मतलब डिसीजन कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे जजमेंट। क्यों कहेंगे जजमेंट? क्योंकि कोर्ट करता है निर्णय, और निर्णय यानी कि जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, यानी कि बेटा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और बेटा जो भी उसका डिसीजन होता है वो अंतिम निर्णय होता है, लिख दीजिएगा, किया जाता है, और उसका निर्णय अंतिम होता है, निर्णय अंतिम यानी फाइनल डिसीजन या फाइनल जजमेंट, और उसका निर्णय कैसा होता है? अंतिम, फाइनल डिसीजन होता है। इसके बाद आप इस मामले को लेकर, इस डिस्प्यूट को लेकर कहीं और कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास का फोल्डर शो नहीं हो रहा है, कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है। ठीक है बेटा जी, क्लास के बाद मैं एक बार चेक करा लेती हूँ कि कल की क्लास अपलोड क्यों नहीं हुई है और कल की वीडियो आपको शो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, मैं एक बार खुद भी चेक कर लेती हूँ आपके सामने। एक मिनट रुकिए, जरा चेक कर लेती हूँ। ठीक है बच्चे, मैं एक बार इसको करवाती हूँ, ठीक है, और रीजन पता करती हूँ कि क्यों नहीं हुई थी। अच्छा मैम, हो गई है मगर ऊपर की तरफ है वो। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ बच्चे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो मैं आपको यहाँ पे जिसका नहीं शो हो रहा है एक बार देख लेती हूँ। वैसे तो यहाँ पर मुझे भी दिख नहीं रही है, पर कोई बात नहीं, एक बार मैं देख लेती हूँ, चेक करवा लेती हूँ इसको क्यों नहीं हुई है। ठीक है, तो आर्टिकल 71 आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, मैं एक बार चेक कर लूंगी अगेन कल क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं, प्लीज अभी हम पढ़ लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पढ़ लीजिए अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 71 में क्या है कि मैम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है अगर आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है। आर्टिकल 72 में है बेटा जी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, यानी पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट।
क्षमादान शक्तियां यानी कि पार्डन पावर्स, पार्डन पावर्स। और ये किसकी पार्डन पावर्स हैं मैम? हम कहेंगे राष्ट्रपति की। ठीक है, पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72 में। और ये दो क्षमादान शक्तियां हैं बच्चे। जब आप इनके बारे में बात करेंगे तो इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। मृत्यु दंड आप किसको कहते हैं? डेथ ऑफ सेंटेंस, डेथ ऑफ सेंटेंस। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मैं मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। और ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास होती है, क्षमा कर सकते हैं। कोर्ट ने अगर किसी क्रिमिनल को डेथ ऑफ सेंटेंस दिया है, मृत्यु दंड दिया है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है बच्चे कि वो क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो उसको माफ कर सकते हैं। बेटा एक बात मैं डेली नहीं कह सकती हूं कि आर्टिकल सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, ये आपको मैं कई बार बोल चुकी हूं, कई बार बेटा। और आप डेली एक ही चीज बोलते हैं कि बीच के आर्टिकल कहाँ गए। बीच के आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे लेकिन वो इस चैप्टर से रिलेट नहीं करते हैं, राष्ट्रपति से रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरी चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो वहीं पढ़ोगे ना बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति में मैं उपराष्ट्रपति पढ़ाने लग जाऊंगी। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चीजों को समझा करें और एक बार में चीजों को अपने माइंड में सेट किया करें कि पढ़ने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे आर्टिकल्स हम एक ही साथ पढ़ लें। ठीक है, अब आगे देखिए, आर्टिकल 72 के बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 85। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति संसद के सत्र, संसद के सत्र यानी सत्र कह लीजिए या फिर हिंदी में अधिवेशन भी कह सकते हैं। सत्र या अधिवेशन यानी आप कहेंगे संसद के अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। आहूत ये क्या होता है मैम? आहूत किसको कहते हैं? आहूत का मतलब होता है बुलाना, सिंपल भाषा में बुलाना। आहूत कर सकते हैं, लिखिएगा आहूत कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा प्रेसिडेंट कॉल्ड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कॉल्ड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट आहूत कर सकते हैं। और सत्रावसान, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं सत्र का अंत। और क्या कर सकते हैं? एंड ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एंड ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यानी राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के सेशंस को बुला भी सकते हैं और उनका एंड भी कर सकते हैं, मतलब उनको समाप्त भी कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये बात बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 85 में और क्या कहा गया? इस आर्टिकल में, इसी आर्टिकल में कहा गया है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, अपनी मर्जी से नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। डिसॉल्व द लोकसभा but after advice of PM,
बट आफ्टर एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम की सलाह पर, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पीएम की सलाह पर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर आ गई है तो एक बार थम्स अप करें, क्योंकि फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 86। बताइए जल्दी से। एक चीज और, यहां पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार बताना जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है मैम, आवाज एकदम परफेक्ट है। फिर ये बच्चे कौन सी ग्रह से आते हैं जो डेली उनको आवाज में प्रॉब्लम होती है? बेटा अगर आवाज में सच में प्रॉब्लम है तो प्लीज बोला करें, अदरवाइज आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और आपके साथ बाकी बच्चों का भी नुकसान होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की तरफ से कमेंट आ चुके हैं, प्लीज अब आप पढ़ लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये। ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपसे डेली की प्लीज पढ़ लीजिए। आगे देखिए, तो 85 में आपके जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं मैम? राष्ट्रपति जी जो हैं वो हमारे संसद के सत्र बुलाते हैं, सेशंस को बुलाते हैं। मैम सेशंस क्या होते हैं, सत्र क्या होते हैं? तो बेटा जी आपके एक साल में 3 सेशंस होते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं सेशंस के बारे में, क्वेश्चन जो बनते हैं, फिर आर्टिकल 86 की तरफ जाऊंगी। बेटा आप ध्यान रखना, कहा गया है राष्ट्रपति को एक ड्यूटी दी गई है। राष्ट्रपति से कहा गया है कि भैया राष्ट्रपति साहब आपको एक वर्ष में, राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम, यानी कि मिनिमम, कम से कम यानी कि मिनिमम, कम से कम 2 सत्र यानी 2 सेशंस, 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। 2 सत्र क्या है? बुलाना अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी है, कंपलसरी। कितने सेशंस मैम? 2 सेशंस, 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। कितने? कम से कम एक वर्ष में। लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? तो आप कहोगे कि मैम मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे मैम हमें वो भी बता दीजिए। तो एक तो होता है बेटा जी आपका मानसून सत्र, ठीक है, मॉनसून सेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। एक होता है बच्चे आपका शीतकालीन सत्र, और एक होता है आपका बजट सत्र। ये 3 सत्र होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन एंड बजट सेशन। मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बच्चे बजट सेशन, ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कहा गया है कि अगर 3 नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर 2 कंपलसरी हैं। कितने कंपलसरी होते हैं? 2 सेशंस मिनिमम, ये कंपलसरी होते हैं। और आप एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा कि अगर मैं बात करूं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम सत्र और सेकंड सत्र या द्वितीय सत्र के मध्य, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के मध्य अधिकतम अंतराल, अधिकतम अंतराल कितना होता है? ठीक है, अधिकतम अंतराल तो लिखना मैक्सिमम गैप ऑफ 2 सेशंस, मैक्सिमम गैप ऑफ 2 सेशंस। तो बताइए बेटा जी कितना गैप होता है? तो आप कहेंगे कि मैम 6 मंथ्स। कितना हो सकता है बच्चे? मैम 6 मंथ्स, यानी 6 महीने के बाद आपका जो है
दूसरा सत्र आएगा ही आएगा। अगर पहला सेशन, वेरी गुड मैम, 6 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं मैम? 6 मंथ्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 86। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकते हैं। संदेश क्या होता है? मैसेज। संदेश भेज सकते हैं। संदेश किस चीज से रिलेट करेगा मैम? बेटा जी बिल से, विधेयक से संबंधित अगर कोई भी मैसेज उनको भेजना है तो दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा वो भेज सकते हैं कोई भी मैसेज। किससे रिलेटेड होता है मैसेज? तो बेटा जी यहां पर आपका जो ये मैसेज रिलेट करता है बच्चा, ये करता है आपका बिल से रिलेटेड होता है, विधेयक से संबंधित होता है। क्योंकि बच्चे आप जानते हैं कि विधेयक में ही कानून बनता है और विधेयक इन तीनों से, जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होता है उसके बाद जब वो आपका राष्ट्रपति के पास जाता है तब जाकर उस पर वो सिग्नेचर करते हैं और तब वो बिल लॉ बनता है। तो इनका रिलेशन किससे होता है? बिल से संबंधित कोई भी मैसेज ये भेज सकते हैं। लिखिएगा कैन send his message to the both house of parliament, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आते हैं आर्टिकल नंबर 87। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति इसमें क्या करते हैं? विशेष अभिभाषण यानी कि स्पेशल स्पीच देते हैं। राष्ट्रपति संसद में अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। संसद में या राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण विशेष अभिभाषण को क्या कहते हैं मैम? स्पेशल स्पीच कहते हैं बेटा। विशेष अभिभाषण यानी कि स्पेशल स्पीच, विशेष अभिभाषण देते हैं। अब ये विशेष अभिभाषण क्या होता है और इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट, मंत्रिमंडल द्वारा तैयार, या कैबिनेट ही बोल सकते हैं हिंदी में भी, कैबिनेट द्वारा तैयार। ये आपको ध्यान रखना है। मैम इसमें क्या होता है विशेष अभिभाषण में? तो प्यारे बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि विशेष अभिभाषण या फिर आपका जो स्पेशल स्पीच होता है, इसमें अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये विशेष अभिभाषण जिसमें आपका, जब आपकी सरकार बनती है, मतलब जब नई लोकसभा बनती है, तो उस समय पर राष्ट्रपति पूरे 5 साल में सरकार क्या क्या काम करेगी उसके बारे में यहां पर बताते हैं। स्पेशल स्पीच कह लीजिए या स्पेशल एड्रेस कह लीजिए, खुशी एक ही बात है। ठीक है, तो इसको कौन प्रिपेयर करता है? कैबिनेट तैयार करती है, राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति सरकार 5 साल में क्या क्या करने वाली है उसको इस स्पीच में बताते हैं। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 87 में है। आर्टिकल नंबर 87 में ये है। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 108। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 108 में।
क्यों बुलाते हैं मैम? तो जब लोकसभा और राज्यसभा का झगड़ा हो जाता है तो उनका पैचअप कराने के लिए, उनका पैचअप कराने के लिए, यानी उन दोनों में जो झगड़ा हुआ है उस झगड़े को खत्म करने के लिए। झगड़ा किस चीज पर होता है मैम? तो झगड़ा यहाँ पर पर्सनल नहीं होता है, बिल को लेकर झगड़ा होता है। और ध्यान रखना कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ये बेटा जी साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है, साधारण विधेयक पर ही केवल ज्वाइंट सेशन आता है। लिखना ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। जब इस बिल को लेकर आपकी लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो, राज्यसभा में विवाद, तब आपके ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? आपके देश के राष्ट्रपति जी। तो लिखिएगा कॉल्ड द ज्वाइंट सेशन, called the joint session by the president, by the president। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और ये संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत? 108। और बेटा जी जो ये संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। और बेटा अब तक आपके देश में 3 बार आ चुका है, 3 बार इसको बुलाया जा चुका है। ठीक है, किसको? तो मैम ज्वाइंट सेशन को। पहला दहेज अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नेक्स्ट बैंकिंग सुधार अधिनियम, बैंकिंग सुधार अधिनियम, बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्ट, बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्ट। और ये कब आया था? 1978। और एक आया था आतंकवादी संबंधी अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आतंकवाद संबंधी अधिनियम या आतंकवाद अधिनियम, आतंकवाद अधिनियम 2002 में, अधिनियम 2002। टेररिज्म एक्ट, टेररिज्म एक्ट 2002। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल नंबर 123। राष्ट्रपति इसमें क्या करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, अध्यादेश जारी। Issued the ordinance by the president, issued the ordinance by the president। अब बेटा आपसे मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, मुझे बताइए हमारे देश में कानून कौन बनाता है? मुझे बताइए हमारे देश में कानून कौन बनाता है? अच्छा, आर्टिकल 111 भी बताओ मैम? ठीक है, आर्टिकल 111 भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी प्लीज आप मुझे 123 लिख दिया है तो 123 के बारे में बताएं। प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया है कि हमारे देश के लिए कानून बनाती है संसद, और संसद का मतलब 3 लोगों से है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
यानी मैम अगर कोई भी कानून बनाना है तो हमें इन तीनों की जरूरत होगी, यानी इन तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं होगा तो कानून नहीं बन सकता है। लेकिन कई बार तो मैम लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी पर चले जाते हैं, उनके सेशंस नहीं होते हैं, लेकिन हमें एट अ टाइम एक कानून की जरूरत है। हमें तुरंत एक ऐसे अधिनियम की जरूरत है, देश में ऐसी अव्यवस्था फैल गई है कि तुरंत कानून चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम ऐसे कानून बनाने के लिए तो हमें तीनों चाहिए, लेकिन फिर अगर ऐसी सिचुएशन है कि तुरंत कानून चाहिए तो उस तुरंत कानून के लिए बेटा जी अध्यादेश जारी होता है। तो अध्यादेश से पहला मैं अगर बताऊं प्यारे बच्चे, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अध्यादेश कब जारी होता है, इसे कब जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन ये, तो आप लिखेंगे जब संसद का कोई एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, या दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों काम ना कर रहे हो, या लोकसभा कर रही है पर राज्यसभा नहीं कर रही है। मैं बताती हूं यहां पर प्यारे बच्चे कि मान लीजिए एक समय ऐसा है कि लोकसभा काम नहीं कर रही और ये दोनों हैं, तो कानून बनेगा? आप कहोगे नहीं मैम। अब मान लो एक समय ये काम नहीं कर रही और लोकसभा और प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तो क्या कानून बनेगा? नहीं मैम, क्योंकि तीनों की जरूरत है मैम, तीनों को कानून बनाने की जरूरत है। और प्यारे बच्चे आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। अब अध्यादेश क्या होता है? तो बेटा अध्यादेश एक कानून की तरह होता है लेकिन कानून नहीं होता। क्यों मैम? कानून होता है पर कानून की तरह नहीं होता, इसका मतलब क्योंकि तीनों ने नहीं बनाया इसे, केवल इमरजेंसी ऐसी आ गई, एक ऐसी तत्कालीन परिस्थिति पैदा हो गई कि राष्ट्रपति को जारी करना पड़ा, तो ये कानून की तरह काम करता है पर कानून नहीं है, क्योंकि अभी इसमें तीनों की सहमति नहीं है। तो कब जारी होता है? जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, यानी कि काम ना कर रहे हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अध्यादेश पर अनुमोदन का समय कितना होता है? अनुमोदन का समय यानी ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल, ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल, ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल। और किसका अप्रूवल चाहिए? तो भाई राष्ट्रपति जी ने तो जारी किया है, तो अप्रूवल चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का, तो अप्रूवल क्यों चाहिए? कि भाई अध्यादेश सही है गलत है, ये हमें अप्रूवल चाहिए। बच्चा कह रहा है 6 महीने 6 वीक। अच्छा, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अप्रूवल का, तो तुमने ये आंसर दे दिया, और मैं अगर तुमसे पूछूं अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तब क्या आंसर करोगे? अध्यादेश की अधिकतम अवधि, तब क्या आंसर करोगे? देखते हैं, अब घूमोगे तुम। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, तब क्या आंसर करोगे बेटा? अब बताओ। अनुमोदन क्या होता है विशाल? अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति लेना, स्वीकृति है आपकी या नहीं है। अप्रूवल, अनुमोदन, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। 14 दिन। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं अनुमोदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा की अध्यादेश पर स्वीकृति लेना, और स्वीकृति का समय कितना होता है लिखिएगा। सदनों को क्या कहते हैं? हाउस। सदनों के पुनः संवेत के दिन से। पुनः संवेत क्या होता है मैम? रीअसेंबल। पुनः संवेत का इंग्लिश में मतलब होता है रीअसेंबल, यानी जब ये दोनों सदन या दोनों में से जो सदन एब्सेंट था वो दोबारा काम करना शुरू करते हैं, तो सदनों के पुनः संवेत के दिन से 6 सप्ताह के अंदर अंदर,
6 सप्ताह के अंदर अंदर, विद इन 6 वीक्स, ये होता है अनुमोदन के समय, ये होता है अनुमोदन का समय, विद इन 6 वीक्स। जब भी आपकी लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदन जब दोबारा से काम करने लग जाएंगे, उस दिन से आप काउंट करोगे, और वो प्यारे बच्चे कभी भी हो सकता है। जिस दिन वो दोबारा काम करना शुरू करेंगी उस दिन से लेकर 6 वीक्स। लेकिन मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है, जब मैक्सिमम ड्यूरेशन में तुमसे पूछूंगी, अधिकतम समयावधि इसकी पूछूंगी, तब तुम आंसर करोगे 6 माह और 6 सप्ताह, 6 मंथ्स और 6 वीक्स, 6 मंथ्स एंड मैम 6 वीक्स। क्यों मैम, यहां पे ऐसा क्यों? क्योंकि भैया 6 महीने बाद तो बैठक होगी ही होगी, और 6 महीने बाद बैठक होगी तो 6 महीने के बाद 6 सप्ताह अप्रूवल का समय, तो केवल अप्रूवल का समय 6 वीक्स और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स और 6 वीक्स। जरूरी तो नहीं है कि 6 वीक्स बाद ही सेशन हो, 6 मंथ बाद ही सेशन हो, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 6 मंथ बाद होगा ही होगा, ये तो जरूरी है, क्योंकि एक साल में आपने बताया कि 2 सेशंस कंपलसरी हैं। अब वो 6 महीने से पहले हो सकता है सेशन, लेकिन 6 महीने में तो होगा ही होगा, क्योंकि मैम आपने बताया 2 सेशंस कंपलसरी होते हैं, इसीलिए मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है 6 मंथ्स, और उसके बाद 6 सप्ताह का अप्रूवल का समय। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। समझ में आया हो तो थम्स अप कीजिए फटाफट। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहे हैं आर्टिकल 111 बता दो मैम। आर्टिकल 111, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और ये जो वीटो पावर्स होती हैं बेटा, ये राष्ट्रपति किस पर यूज करते हैं? विधेयकों पर, विधेयकों पर यूज करते हैं, यानी कि बिल्स पर। ठीक है, और आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी बिल है तो वो बिल पहले आपका लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, और राज्यसभा से पारित यानी पास होता है, और इन दोनों हाउस से जब वो पास हो जाएगा बच्चा, तो किसके पास जाएगा? मैम सिग्नेचर के लिए वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ये अदर इंफॉर्मेशन है। अब जरूरी है कि राष्ट्रपति सारे बिल को साइन कर दें? नहीं मैम, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सारे बिल्स को ही पास कर दें। वो किसी बिल पर साइन करने से मना कर सकते हैं, किसी बिल को वापस भी भेज सकते हैं, और किसी बिल पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। तो मैम 3 तरह की वीटो पावर्स होती हैं, जिसमें पहली होती है आत्यांतिक वीटो, जिसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और इसमें क्या होता है? तो मैम आपने बताया कि राष्ट्रपति किसी बिल को साइन करने से मना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखना, जब राष्ट्रपति बिल पर साइन करने से मना कर दें, बिल पर साइन करने से मना कर दें, मना कर दें, कह दे भैया मैं नहीं करूंगा साइन, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। वो कह दे मैं करूंगा ही नहीं साइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी होती है बेटा जी निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति कहें भैया जो लोकसभा और राज्यसभा से कि तुमने जो बिल मुझे भेजा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसीलिए मैं उस बिल को तुम्हें वापस भेज रहा हूं, एक बार विचार करो। इसको कहते हैं सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो। और इसमें क्या होता है? जब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा
को बिल को पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार मतलब रिकंसीडर, पुनर्विचार का मतलब इंग्लिश में होता है रिकंसीडर, यानी दोबारा से विचार करो, इसमें कुछ गलतियां हैं। जब राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन वीटो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते हैं, करने के लिए बाध्य यानी कि बाउंड हो जाते हैं। यानी आप सस्पेंशन वीटो का प्रयोग आपके राष्ट्रपति एक ही बार कर सकते हैं, बाउंड होते हैं। चाहे लोकसभा और राज्यसभा चेंज करें या ना करें, अब वो बाउंड हो जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, और ऑप्शन ये होता है कि वो एक ही बार बिल को वापस भेज सकते हैं, बार बार नहीं। ये आप ध्यान रखेंगे। और एक होती है बेटा जिसे आप कहते हैं थर्ड पावर इनकी पॉकेट वीटो, पॉकेट या जेबी वीटो। जेबी मतलब मैम पॉकेट को हिंदी में जेब कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स नहीं देते, नहीं देते, यानी ना तो वो ये कहते हैं कि मैं साइन करूंगा, ना वो ये कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, ना वो ये कहते हैं कि मैं भैया यहां पर इस बिल को वापस भेज रहा हूं। मतलब जब कोई रिस्पॉन्स करते नहीं और उस बिल को पॉकेट में रख के भूल जाते हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चे, ये जो पॉकेट वीटो है इसका फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? तो इसका यूज किया था 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने। उस समय ये आपके देश के राष्ट्रपति जी थे। और किस पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर, डाक संशोधन विधेयक, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, या सॉरी बिल, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, इस पर इन्होंने वीटो पावर का यूज किया था। कौन सी? पॉकेट वीटो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे सुनिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये इनकी वीटो पावर से, हम नोट डालकर एक लाइन लिखना मेरे साथ। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग, किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। वह साइन करने के लिए बाध्य होते हैं, वह साइन करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी इन बिल्स पर उन्हें साइन करना ही होगा।
और इनका ये जो इनको बाध्य किया गया है या बाउंड किया गया है वो किस संशोधन के द्वारा? तो इनको बाउंड किया गया है 24वां संविधान संशोधन 1971। कहा गया कि नहीं कर सकते आपको साइन करना ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर, ठीक है। और लास्ट हम लिखेंगे राष्ट्रपति जी के बारे में आर्टिकल 143 लिखिएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों, जिन्हें आप कहते हैं लीगल मैटर्स, कानूनी मामलों जिन्हें आप कहते हैं लीगल मैटर्स, और कानूनी मामलों और सार्वजनिक महत्व के मामलों। सार्वजनिक महत्व के मामले मतलब जो पब्लिक से रिलेटेड होते हैं, सार्वजनिक महत्व के मामलों यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स, पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स। सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सलाह यानी कि एडवाइस मांग सकते हैं। एक और लाइन लिख लेना कि ये सलाह मांग तो सकते हैं लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि बेटा सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। बाध्य नहीं है, क्योंकि सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती है। खुशी कह रही है कि मनी बिल के बारे में भी वीटो पावर यूज नहीं होती। होती है खुशी। आपने प्रश्न पूछा है, जरूर आंसर दूंगी, लेकिन रुकिएगा। सलाह कौन मांगता है? राष्ट्रपति मांगते हैं। पढ़ के देखिए बेटा ध्यान से। रूपा कुमारी, केवल कमेंट नहीं करना होता है, लाइन को पढ़ना होता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों और सार्वजनिक महत्व के मामलों में सलाह मांग सकते हैं, लेकिन जो सलाह सुप्रीम कोर्ट उनको देगा वो जरूरी नहीं है कि वो उसको माने। हिंदी में क्या लिखना है संदीप कुमार? इतना भी हिंदी मत चिल्लाया करो कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं पता कि सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ये बहुत गलत बात है। इतना अपने आप को इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट मत बनाओ कि नहीं हिंदी में ही लिखना है। बहुत गलत बात है ये। आगे आपको लिखना है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं कौन कौन सी तीनों सेनाएं होती हैं मैम? थल यानी कि आर्मी, वायु यानी कि एयरफोर्स, थल, वायु और नौसेना। सेना लगा लेना सबके आगे। थल सेना, वायु सेना, ठीक है, और नौसेना मतलब नेवी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च प्रमुख, हाईएस्ट हेड होते हैं। तीनों सेनाओं के कौन होते हैं? सर्वोच्च प्रमुख, हाईएस्ट हेड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति
युद्ध की घोषणा करते हैं, युद्ध एवं युद्ध शांति की घोषणा करते हैं, युद्ध शांति की घोषणा। अब खुशी ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं एक बार आंसर दे देती हूं, नहीं तो उनके दिमाग में वो क्वेश्चन चलता रहेगा। एक होता है बेटा जी ऑर्डिनरी बिल, जिसे हम कहते हैं, ये अदर इंफॉर्मेशन है, साधारण विधेयक, और इस पर सभी वीटो शक्तियों का प्रयोग होता है, सभी वीटो शक्तियों का प्रयोग, सभी वीटो शक्तियों का प्रयोग। ठीक है, आपके राष्ट्रपति जी सारी वीटो शक्तियों का प्रयोग इस पर कर सकते हैं। और एक होता है मनी बिल, जो कि खुशी का क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में कहते हैं धन विधेयक। तो इस पर 2 वीटो पावर्स का यूज होता है, केवल 2 का। एक बेटा जी आत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, और दूसरा बेटा जी पॉकेट वीटो। इस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं होता। ये खुशी आपके क्वेश्चन का आंसर है। 2 वीटो पावर इसमें होती हैं, एब्सोल्यूट, सॉरी इंग्लिश गलत लिख दी मैंने, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। सस्पेंशन वीटो का नहीं होता। मैम कारण क्या है? कारण यह है कि मनी बिल राष्ट्रपति की मर्जी से ही पेश किया जाता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए मैम। क्लियर यहां तक? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई वीटो पावर यूज नहीं होती। एब्सोल्यूट वीटो जो होती है, अगर मैं बात करती हूं, वो सॉरी ऑर्डिनरी बिल पर जो पावर्स यूज होती हैं सारी की सारी यूज होती हैं, और मनी बिल पर केवल 2 होती हैं, सस्पेंशन वीटो नहीं होती। कारण, क्योंकि मैम अगर हम बात करें तो मनी बिल राष्ट्रपति की मर्जी से ही लोकसभा में पेश होता है, इसलिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे चलते हैं हम, और आपका एक नया चैप्टर है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला, देश का दूसरा सर्वोच्च पद, देश का दूसरा सर्वोच्च पद, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। फर्स्ट बताइए किसकी है? फर्स्ट बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में किसकी है। और बेटा जी नेक्स्ट लिखिएगा, यह पद लिखिएगा टेकन फ्रॉम अमेरिका, ऐसे लिखना, दिस पोस्ट टेकन फ्रॉम अमेरिका, टेकन फ्रॉम अमेरिका। यह पद अमेरिका से लिया गया है, यह पद अमेरिका से लिया गया है। दिस पोस्ट टेकन फ्रॉम अमेरिका। ये मैंने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको पढ़ाया था। वेरी गुड मैम, राष्ट्रपति, शाबाश। जिन बच्चों ने आंसर किया है कि मैम राष्ट्रपति जो है वो हाईएस्ट पोस्ट होता है इंडिया में, बिल्कुल सही है। अब प्यारे बच्चे आप लिखेंगे आर्टिकल नंबर 63। इसमें लिखना, आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। There shall be a वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति भी इंडिया में कितने होते हैं मैम? 2।
ओ सॉरी मैम, एक। आई एम सॉरी बच्चे, गलती से 2 निकल गया है। कितने उपराष्ट्रपति होते हैं? तो मैम एक राष्ट्रपति होते हैं और एक उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 64। इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति होंगे। लिखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है और आप फोकस करेंगे तो ही मैं आपको समझा पाऊंगी। प्लीज आपको ध्यान से सुनना है। प्यारे बच्चे, यहां एक वर्ड लिखा है पदेन सभापति, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि ये राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन ये उस सदन के सदस्य नहीं होते। ये क्या लिखा है मैंने कि मैम ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये आपके राज्यसभा में सभापति तो होते हैं, लेकिन यहां एक वर्ड लिखा है पदेन। इसका मतलब है कि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके चेयरमैन होते हैं। तो सदस्य नहीं होते लेकिन चेयरमैन होते हैं, इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर पदेन शब्द लगाया गया है, क्योंकि ये उसके सदस्य नहीं हैं। ठीक है, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में इतना ही रखेंगे और अब मैं आपको यहां बताने वाली हूं रिवीजन स्लाइड। फटाफट से यहां पर आंसर करेंगे। रिवीजन स्लाइड, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, किस आर्टिकल में कहा गया है? एक राष्ट्रपति होंगे, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए आर्टिकल। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति में निहित होंगी। वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बताइए विच आर्टिकल? इंग्लिश में मैं बोलती जा रही हूं फटाफट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ द इलेक्शन, विच आर्टिकल? निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, विच आर्टिकल? निर्वाचक मंडल, विच आर्टिकल? क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, विच आर्टिकल? कार्यकाल, टेन्योर, विच आर्टिकल? नेक्स्ट, अध्यादेश, विच आर्टिकल? ऑर्डिनेंस बताना है। क्षमादान शक्तियां, विच आर्टिकल? पार्डन पावर्स, वीटो पावर्स, वीटो शक्तियां, विच आर्टिकल? ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, विच आर्टिकल? यही क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। शपथ, विच आर्टिकल? नेक्स्ट, महाभियोग, इंपीचमेंट, विच आर्टिकल? और सलाहकारी शक्ति, एडवाइजरी पावर, विच आर्टिकल? देखते हैं आप क्या क्या आंसर यहां पर कर रहे हैं और क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी पहुंच के बाहर है। आर्टिकल नंबर 52,
आर्टिकल नंबर 53। निर्वाचन की रीति आर्टिकल नंबर 55, मैनर ऑफ द इलेक्शन। आर्टिकल नंबर 54, इलेक्टोरल कॉलेज। क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58। टेन्योर आर्टिकल 56। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123। पार्डन पावर्स आर्टिकल 72। वीटो पावर्स आर्टिकल 111। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 60 और महाभियोग इम्पीचमेंट आर्टिकल 61। सलाहकारी शक्ति आर्टिकल 143। ये सारे बच्चों ने आंसर्स यहां पर लिखे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये थी आपकी रिवीजन स्लाइड, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट। और ध्यान रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, और उसके साथ ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, साथ साथ मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।